जिला कलेक्टर एलएन मंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर कामकाजों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर 4 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है, जिसमें 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान व जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। प्रदर्शनी में पंच गौरव मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगी। वह जिला विकास पुस्तिका का विमोचन के साथ ही युवा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें युवाओं को रोजगार उत्सव के तहत नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए यूथ, खेल, रोजगार व चिकित्सा विभाग को समन्वय कर आयोजन करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक प्रार्थना सभा के दौरान की गई मारपीट के खिलाफ मसीह समाज के लोगों ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई व पीड़ित पक्ष को सुरक्षा देने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि गत 29 नवंबर को मेडल मेथोडिस्ट चर्च जोधपुर की प्रार्थना सभा कार्यक्रम के अनुसार मकान नंबर 6 नवदुर्गापुरा एक्सटेंशन झालामंड में चर्च सदस्य दाऊद चंद के निवास स्थान पर प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसमें मेथोडिस्ट चर्च के डिक्सन राजीव लाल प्रार्थना सभा लेने गए थे। प्रार्थना सभा में दाऊद चंद की पत्नी और पुत्री के अलावा सिर्फ डिक्सन राजीव लाल शामिल थे। प्रार्थना सभा के दौरान वहां 5-6 असामाजिक तत्व जबरन घर के अंदर घुस आए और यह झूठा आरोप लगाने लगे कि वहां धर्म परिवर्तन का कार्य किया जा रहा है। दाऊद चंद की पत्नी और डिक्सन लाल ने उन्हें बताया कि इस प्रार्थना सभा में वे 3 जने ही उपस्थित हैं और वह तीनों ही ईसाई हैं और वह सिर्फ प्रार्थना करने और भजन गाने के लिए एकत्रित हुए। लेकिन उन सामाजिक तत्वों ने उनकी एक न सुनी और उन्हें धमकी दी कि वे प्रार्थना सभा समाप्त कर दे। इसके बाद डिक्सन राजीव लाल के साथ मारपीट की। इस मारपीट को लेकर पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया गया है। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जय मसीह की आप सभी लोगों को 29 नवंबर को जैसे कि हमारे चर्च का प्रोग्राम था, उसके हिसाब से प्रार्थना सभा लेने के लिए मैं भाई दाऊद के यहाँ गया था और वहाँ पे जो है मैं था और दाऊद भैया की वाइफ और उनकी बेटी थी। हम प्रार्थना सभा कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से हो रही थी प्रार्थना सभा और उसी समय करीब 6-7 लोग आ गए और उन्होंने बोला कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, हमारा नाम वगैरह पूछने लगे। इस तरह से जो है उन्होंने बोला कि आप जो है यहाँ पे मोहल्ले में इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं और इतनी ज़ोर से आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो दरवाज़ा बंद करके धीमे कर लें। हमने कहा ठीक है, हम दरवाज़ा बंद करके हमारी प्रार्थना धीमे कर लेंगे, क्योंकि वैसे भी हम तेज़ नहीं बोल रहे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उनको ये लगा कि हम तेज़ बोल रहे हैं। एनी हाउ हमने दरवाज़ा बंद करके फिर भी हमने प्रार्थना सभा करी और उसके बाद में प्रार्थना सभा समाप्त करने के बाद जब मैं निकला जाने के लिए अपनी कार में, तो थोड़ा सा आगे जाकर के मेरी कार को रोक दिया गया और एक आदमी ने आकर के पूछा है कि आप क्या धर्म परिवर्तन करवाते हो, और बहुत तरह की मेरे से बातें करी और एकदम से मारपीट करना शुरू कर दिया। और उनके साथ में जो थे उन्होंने भी मारपीट करना शुरू कर दिया। मेरे गला दबाने की कोशिश करी, चेन खींच ली और मेरा मोबाइल छीन लिया, गला दबाने की कोशिश करी और उनमें से कोई बोल रहा था कि ये धर्म परिवर्तन करवाता है, इसको तो जिंदा मार दो और इसको जाने नहीं देना है। और मेरे गाड़ी की चाबी खींचने की कोशिश करी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसी समय मेरे को पता नहीं कैसे वो ताकत आई और जब इतनी मार वो पड़ रही थी, मैंने एकदम से गाड़ी तेज मैंने स्टार्ट करी और गाड़ी लेकर के मैं वहाँ से रवाना हो गया। नहीं तो क्या हो जाता वो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मेरे को उस समय इतनी ताकत दी। और फिर जब है मैं घर आया और घर आकर के जो है मैंने अपने रिश्तेदारों को बुला करके मेरे को जो है वो लेके गए हैं, एमडीएम लेकर के गए और मेरी वाइफ ने जो है वो एफआईआर दर्ज कराई, क्योंकि उस समय मैं रियल में बहुत घबराया हुआ था। मैं काँप रहा था बुरी तरह से डर के मारे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कभी मैंने इस तरह का कुछ ना कभी सोचा, ना कभी देखा और ना कभी कुछ हुआ। और उस दिन एफआईआर दर्ज भी नहीं हो पाई थी और उसके बाद में जब एफआईआर दर्ज करने के बाद वहाँ गए तो वहाँ सीसीटीवी फुटेज में से उस समय की वो घटना भी डिलीट हुई थी। पर मेरे को विश्वास है कि परमेश्वर न्याय देगा, क्योंकि वो न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है और हमें उसी के ऊपर भी विश्वास रखना है। धन्यवाद। जैसे कि आप सबको ज्ञात है कि बीते 29 नवंबर को शुक्रवार को जब भाई डिक्सन दाऊद भैया के घर पर दुआ लेने गए थे, प्रार्थना करने गए थे, तो वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें प्रार्थना करने के लिए रोका और जब वो घर आने लगे तो उनके साथ मारपीट की, लूटपाट की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इस
घटना के क्रम में हमने कुछ कार्रवाई करी है और हमने उसी दिन FIR करने की कोशिश की, लेकिन उस दिन FIR हो नहीं सकी और हमने 30 तारीख शनिवार को कुड़ी थाने में FIR दर्ज हुई और डिक्सन भैया का मेडिकल भी हुआ। सब इंतज़ाम से चले और आज हम सब इकट्ठा हुए और हम सब कलेक्ट्रेट गए। कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री साहब के नाम ज्ञापन देने के लिए हमने ज्ञापन दिया और फिर वहाँ से हम पुलिस कमिश्नर साहब के ऑफिस में गए, जहाँ पर हमने पुलिस कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया। आप सबसे निवेदन है कि आप इस घटना जो हमारे मसीह समाज में हुई है इसे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और कोशिश करें, जहाँ भी आपकी जान पहचान है आप कोशिश करें कि भाई डिक्सन लाल को उचित न्याय मिल सके और मसीह समाज जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। विनर्स एजुकेशन सोसाइटी सोयला में आज दिव्यांगजन दिवस पर आयोजन के तहत डिप्लोमा और स्नातक विशेष शिक्षा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक डॉक्टर गणपत राम ने भारत एवं राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजन कल्याण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि शासन द्वारा इनके हर संभव कल्याण के प्रयास संस्थागत एवं व्यक्तिगत रूप से हो रहे हैं। शिक्षाविद एवं मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर BL जाखड़ ने समाज में विशेष आवश्यकता वाले इन नागरिकों के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन की अपेक्षा करते हुए प्रशिक्षार्थियों एवं दिव्यांगजन का आह्वान किया कि किसी एक या अन्य अंग के शिथिल होने से व्यक्ति की संपूर्ण शारीरिक क्षमता बाधित नहीं हो जाती है। उन्होंने आह्वान किया कि दिव्यांगजन पूर्ण हौसले के साथ समाज में अपनी प्रतिभा से योगदान अदा करें। प्राचार्य धीरेन्द्र जाखड़ ने संस्थान द्वारा दिव्यांगजनों के प्रवेश की विशेष व्यवस्था, उनकी छात्रवृत्ति, छात्रावास, आवास व्यवस्था और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर विशेष शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में तनसुख पोटलिया एवं सुनीता चौधरी ने उन पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जो विशेष शिक्षा में दिव्यांगजनों हेतु उपलब्ध हैं। संस्थान की शारीरिक शिक्षा अनुदेशक पूजा जाखड़ में कार्यक्रम का संयोजन एवं सूत्रधार की भूमिका का निर्वहन किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रदेश भर में विमुक्त घुमंतु एवं अर्धघुमंतु समुदायों के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार करने का अभियान शुरू किया है। इस महत्वपूर्ण पहल का उद्देश्य इन समुदायों को सरकारी योजनाओं और संवैधानिक अधिकारों का लाभ दिलाना है। BJS क्षेत्र की नट बस्ती में तीसरे दस्तावेज निर्माण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रशासनिक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, नगर निगम और अन्य संस्थानों के अधिकारी मौजूद रहे। शिविर का निरीक्षण जोधपुर महानगर घुमंतु कार्य संयोजक लूणाराम सिंह ने किया। शिविर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और समुदाय को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए विशेष दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि एवं समाज सेवी हनुमान सिंह खांगटा, अध्यक्ष मारवाड़ राजपूत सभा ने शिविर का दौरा किया। उन्होंने शिविर में लोगों की समस्याओं को समझकर समाधान के प्रयास किए। घुमंतु कार्य संयोजक अजय सिंह सांसी ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक संरक्षण में इन समुदायों का योगदान अहम रहा है, लेकिन अंग्रेजी शासन की कुटिल नीतियों ने इन्हें हाशिए पर धकेल दिया। उन्होंने कहा, आजादी के 75 वर्षों बाद भी ये समुदाय बुनियादी दस्तावेजों और अधिकारों से वंचित है। उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस अभियान के तहत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और घुमंतु पहचान पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। भाई साहब, सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा घुमंतु जाति के विशेष दस्तावेजीकरण का अभियान चलाया जा रहा है जोधपुर महानगर में, जिला में और प्रदेश स्तर पर। अपने यहाँ पे आज जोधपुर जिले में 29 तारीख से जो कैंप का अभियान प्रारंभ हुआ, उसमें अपने रातानार सासी बस्ती में कंपन हो चुका है और उसके बाद में दूसरा अपने नंदनवन नगर में संपन्न हो चुका है। तीसरा BJS नट बस्ती में ये चल रहा है। नट बस्ती हमारी घुमंतु जाति की है और इसमें स्पेशल हमारे घुमंतु जाति के बीचों बीच श्री चामुंडा माता मंदिर में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे सभी जो ये दस्तावेजीकरण के लिए जो आधार कार्ड, जन आधार कार्ड और आपके जो जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र और वोटर ID, ये सभी एक ही छत के नीचे बनाया जा रहा है। इसमें हमने जो नट बस्ती को घुमंतु जाति के उनके अधीन ऑनलाइन करके राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं 300, अभी वर्तमान में 2 अक्टूबर को 21,000 पट्टे दिए गए थे। उस 21,000 पट्टों के नाम पर अब आने वाले टाइम में हमें मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में इनके दस्तावेजीकरण पूर्ण करके हम उनको भी आवेदन करवाएंगे और जो 21,000 को हम बदल करके आगे 1 लाख पट्टों में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान सरकार 300 गज की जमीन दे रही है घुमंतु जाति को और
भारत सरकार इसके ऊपर भवन बनाने का काम कर रही है। ये अभियान कब तक चलेंगे? ये अभियान 15 दिसंबर तक चलेगा। पहले चरण कंप्लीट होगा, उसके बाद में अगर ये आगे बढ़ाने का प्रावधान होगा तो हम प्रशासन से बात करेंगे। आपका परिचय? मैं लुणाराम सेन, जोधपुर महानगर घुमंतकारी संयोजक। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों 12 से 15 दिसंबर तक विविध आयोजन, रन फॉर विकसित राजस्थान, युवा सम्मेलन, जिला स्तरीय प्रदर्शनी, जिला विकास पुस्तिका विमोचन, 4 या 6 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है। इसके लिए जिला कलेक्टर एलएल मंत्री ने आज मंगलवार को बांगड़ कॉलेज में प्रदर्शनी व विभिन्न आयोजनों की व्यवस्था के लिए कॉलेज में आयोजन स्थलों का आला अधिकारियों के साथ जायजा लिया व संबंधित को आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने वहां घूमकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिनमें वहां हॉल, प्रदर्शनी व प्रेस वार्ता के लिए स्थल को देखा, वहां आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आयोजन की रूपरेखा आदि के बारे में संबंधित को आवश्यक निर्देश के साथ ही सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बजरंग सिंह, अतिरिक्त कलेक्टर सीलिंग भवानी सिंह, जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, यूआईटी सचिव डॉक्टर पूजा सक्सेना, नगर निगम के आयुक्त नवीन भारद्वाज व अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारी कार्मिक मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन जोधपुर के मंडल कार्यालय में दिनांक 4 दिसंबर 2024 से 6 दिसंबर 2024 को संगठन की मान्यता के चुनाव को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में जोनल अध्यक्ष मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि दिनांक 4, 5 व 6 दिसंबर 2024 को यूनियन मान्यता हेतु चुनाव किए जा रहे हैं, जिसमें मंडल व कार्यरत 8,911 कर्मचारी अपने मतों का प्रयोग करेंगे। मंडल पर 21 मतदाता बूथ बनाए गए हैं। मतदान का समय प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा व चुनाव परिणाम 12 दिसंबर को घोषित किया जाएगा। परिहार ने बताया कि हमारा संगठन आजादी से पूर्व 1924 का संगठन है, जिसे हाल ही में 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हमारा संगठन किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा संगठन 100 से अधिक वर्षों से जिंदा है, तो स्पष्ट है कि रेल कर्मचारियों के हित में हमने बहुत कुछ किया होगा। हमारा संगठन सभी कैटेगरियों को साथ में लेकर उनको लाभान्वित करने का कार्य करता आया है और आगे भी करता रहेगा। बनेगा अपना पार्सल ऑफिस है ना, पार्सल ऑफिस के पास बूथ बनेगा, वहां पर 909 वोट हैं उसके अंदर। सेकंड बूथ बनेगा मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अंदर, वहां पर 570 वोट हैं। थर्ड बूथ बन रहा है भगतरी कोठी के अंदर, जहां पर 1006 वोट हैं। चौथा बूथ बन रहा है लूनी के अंदर, जहां पर 246 वोट है। पांचवा बूथ बन रहा है समदड़ी के अंदर, जहां पर 408 वोटर्स हैं। छठा बूथ जालोर में बन रहा है, जहां पर 230 वोट है। सातवां धनेरा के अंदर बन रहा है, जहां पर 247 वोटर हैं। आठवां बूथ बैतू में बन रहा है, जहां पर 113 वोट है। 9वां बूथ बाड़मेर में बन रहा है, जहां पर 295 वोट है। 10वां बूथ हमारा गडरा बॉर्डर पे बन रहा है, जहां पर 44 वोट है। 11वां बूथ ओसिया के अंदर बन रहा है, जहां पर 233 वोटर्स है। 12वां बूथ फलोदी में बन रहा है, जहां पर 291 वोट है। 13वां बूथ जो जैसलमेर में बन रहा है, जहां पर 313 वोटर्स है। चौथा बूथ पिपाड़ में बन रहा है, जहां पर 247 वोट है। और 15वां बूथ मेहता रोड में बन रहा है, जहां पर 888 वोटर्स है। 16वां बूथ नौखा में बन रहा है, जहां पर 199 वोटर है। 17वां बूथ देगाना में बन रहा है, जहां पर 366 वोट है। 18वां बूथ मकराना में बन रहा है, जहां पर 322 वोटर्स है। 19वां सुजानगंज में बन रहा है, जहां पर 252 वोट है। और 20वां बूथ वापस धनेरा के अंदर बन रहा है, जहां पर 990 वोट है। और 21वां बूथ मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय में बन रहा है, जहां पर 822 वोट है। टोटल 8,911 वोट इस प्रकार काउंटिंग 12 तारीख को होगी और मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के अंदर जो कॉन्फ्रेंस रूम बना हुआ वहां पर होगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिव्यांग दिवस के अवसर पर राजस्थान के सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त ने चैलेंजर ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
श्री दत्त ने इस आयोजन का उद्घाटन टॉस करके और उसके बाद सेंटर विकेट पर क्रिकेट खेलकर किया। उन्होंने आईपीएल और रणजी खिलाड़ी अरिष्ट सिंघवी की गेंदबाजी पर बल्लेबाजी करते हुए दिव्यांग खिलाड़ियों को प्रेरणा और उत्साह प्रदान किया। उनका यह कदम खिलाड़ियों के लिए न केवल प्रेरणादायक था बल्कि उनकी प्रतिभा को सम्मानित करने का एक अद्भुत प्रयास भी था। इस आयोजन में श्री दत्त का क्रिकेट के प्रति जुनून देखकर दर्शक और खिलाड़ी दोनों ही बेहद प्रभावित हुए। उनका यहाँ आना न केवल खिलाड़ियों के लिए सम्मान की बात थी बल्कि उनके फैसले और आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बड़ा जरिया भी बना। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग ने बाल संरक्षण के क्षेत्र में जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की समीक्षा के लिए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा एवं राजसमंद का दौरा किया। राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने बताया कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 के आलोक में न्यायाधिपति ने बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित एवं अनुदानित बाल गृहों की स्थिति के साथ ही सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अनुदानित मानसिक विमंदित गृह विशेष विद्यालय एवं बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। इस क्रम में प्रतापगढ़ जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह एवं तपस्या संस्थान द्वारा संचालित विशेष विद्यालय एवं पुनर्वास गृह का निरीक्षण किया। बांसवाड़ा जिले में बाल अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय संप्रेक्षण एवं किशोर गृह, शिशु गृह, राधा स्वामी महिला मंडल संस्थान द्वारा संचालित मानसिक विमंदित गृह एवं आश्रय सेवा संस्थान द्वारा संचालित मां उमा बालिका गृह का भी अवलोकन किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सुभाष चौक रातानाडा स्थित संन्यास आश्रम में स्थित गुरु निहालगिरी व गुरु लक्ष्मण गिरी की पुण्यतिथि भक्ति व श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सुबह संतों की समाधि पर व मूर्ति पर मालाएं पुष्प अर्पित कर आरती की गई। सेवादार ईश्वरलाल चेलानी ने बताया कि शाम को ईश्वर प्रेम आश्रम के साथ ही नित्य मुक्ता महाराज के सानिध्य में सत्संग सिंधी धर्मशाला रातानाडा में किया गया। इसी दौरान समाज के पत्रकारों केडी इसरानी, अशोक फुलचंदानी, नारायण खटवाणी, राजेश भेरवानी का सम्मान एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर सुशीला चेलानी, हीना खेतानी आदि उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन थाना अधिकारी सरोज बैरवा द्वारा साइबर अपराध एवं महिला अपराध रोकथाम के बारे में आज बारसा विद्यालय जागरूकता अभियान चलाया। राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय बारसा पर छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक किया। ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध से बचने, महिला अपराध को रोकने एवं यातायात सुरक्षा के बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को जागरूक किया। छात्र छात्राओं को बताया कि अनजान कॉल पर ओटीपी मांगने पर ओटीपी नहीं दे। बालिकाओं को सुरक्षा के लिए बालिका हेल्पलाइन की मदद से जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग करें। लगातार बढ़ रहे क्षेत्र में साइबर अपराधों पर लगाम लगाने, महिला अपराध कम करने के लिए इन छात्र छात्राओं को पुलिस द्वारा जागरूक किया। इस मौके पर अनेक गणमान्य नागरिक एवं समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय रेलवे स्टेशन पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के चुनाव कल से आयोजित होंगे। 4 दिसंबर से लगाकर 6 दिसंबर तक मतदान होगा। प्रातः 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का आयोजन होगा। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के गुड़िया रेलवे स्टेशन से भीमालिया रेलवे स्टेशन तक के रेलवे कर्मचारी कल होने वाले इस यूनियन के चुनाव में अपने मत का उपयोग करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव आयोजित करवाने के लिए यूनियन के आह्वान पर निष्पक्ष मतदान दल अजमेर से आज मारवाड़ जंक्शन मतदान स्थल को पहुंचेगी। यूनियन के वर्तमान अध्यक्ष जय कुमार गुर्जर ने बताया कि ऑल इंडिया SC/ST एसोसिएशन ने इस चुनाव में नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉइज यूनियन को समर्थन करने का आज ऐलान किया, जिसे इस चुनाव में और रोचकता देखी जा रही है। तो वहीं चुनाव को लेकर इन कर्मचारियों एवं कार्मिकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। यस सर। नमस्कार, मैं जय कुमार गुर्जर, अध्यक्ष NWRU मारवाड़ सोजत शाखा। आपके चैनल के माध्यम से सभी कर्मचारियों और साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर पर रेल कर्मचारियों की जो ट्रेड यूनियन बनी हुई है, उनके मान्यता के चुनाव कल 4, 5 और 6 दिसंबर को होने जा रहे हैं। जैसा कि सरकार का आदेश है, ये चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें इस बार 4 टोटल जो ट्रेड यूनियन है वो अपना भाग्य आजमा रही है। हमारी NWRU AIRF जो पिछले 100 सालों से संघर्ष करती है आर्थिक कर्मचारियों के हितों के लिए, वो आज दिन तक जितने भी चुनाव हुए उन सब में नंबर 1 बनती आई है। सबसे अधिक वोट लेके और सबसे अधिक कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त करके नंबर 1 रहती आई है। हम भी इस बार भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमें जैसा कि उत्साह से कर्मचारियों का साथ मिल रहा है, हम नंबर 1 डेफिनेटली रहेंगे।
इसके लिए मतदान पार्टियां आज रात को यहाँ पहुँच जाएगी। कल से यहाँ पर चुनाव शुरू हो जाएगा। यहाँ पास में एडीएन ऑफिस है, उसमें चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हमारे जो सेक्शन लगता है यहाँ पर मारवाड़ सोजत शाखा का गुड़िया से लेके भिवालिया तक, उसमें कर्मचारियों में हमारी एनडब्ल्यूआरयू के प्रति बड़ा गजब का उत्साह है, बड़ा गजब का माहौल है। यहाँ पर जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे मुकाबले कोई कहीं टिकने वाला नहीं है। और इसी संदर्भ में आज विशेष बात यह है कि हमारे जो SC/ST एसोसिएशन है, उन्होंने भी हमारे कार्यों को देखते हुए, हमारे विश्वास को देखते हुए, जो हमने आज दिन तक इन कर्मचारियों के लिए काम किया है, तो उस एसोसिएशन ने भी हमको आज समर्थन दिया है। यहाँ पर कार्यालय में आके अभी आप DV साहब जी ने घोषणा की है कि हमारी SC/ST एसोसिएशन NWRU को पूर्णतः समर्थन देती है। तो हमारे SC/ST के कर्मचारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है और कर्मचारियों में बड़ा उत्साह है गजब का, और डेफिनेटली हम इस बार भी नंबर 1 रहेंगे। जैसा कि सभी तैयार है आपका तो रेल कर्मचारियों को विदित है, आने वाली 4, 5 और 6 दिसंबर को यूनियन की मान्यताओं के जो चुनाव है, उसके लिए हमारा प्रचार और प्रसार जो हमने आज तक काम किए हैं, उन उपलब्धियों को लेके बहुत ही जोरों पर है और काफ़ी सकारात्मक हमको इसके परिणाम मिल रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोग कहते हैं कि हम आपके लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जिस तरह से हमने सभी से अपील की है कि इसमें ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन और यूनियन ने कभी किसी कैटेगरी को लेकर भेदभाव नहीं किया है, सभी को एक रहना है। और इसमें जो दूसरे संगठन हैं जाति के नाम पे और दूसरे चीज़ों को लेकर मतलब है ना काटने का काम कर रहे हैं, उन सब के लिए हम अब भी आह्वान करते हैं कि सब एक रहें, एकता दिखाएं, कोई कैटेगरी में भेदभाव नहीं, कोई जाति में भेदभाव नहीं। उसी पे जो हम लोगों ने आज तक जिस तरह से काम किया है, अब उसी नैतिकता और ईमानदारी के नाम पे हम लोगों को वोट करें। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। खबर जनपद बिजनौर के सियोहारा नगर से है, जहां एक 2 वर्षीय बच्ची की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। दरअसल आज सुबह सियोहारा नगर से सटे शफियाबाद में उस समय सनसनी मच गई जब यहां रहने वाली एक मासूम बच्ची ट्रेन से कट गई और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त समाचार के अनुसार आयरा पुत्री सोनू राज घर पर खेलते समय घर के सामने स्थित रेलवे लाइन पर आ गई। तभी उधर से अप लाइन पर आ रही ट्रेन संख्या 15001 राप्ती गंगा एक्सप्रेस की चपेट में आकर आयरा की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद मासूम के परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे SI अस्कर खान, GRP से धर्मेंद्र सिंह भुल्लर आदि पहुंचे और मामले की तफ्तीश करते हुए बच्ची का पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ब्यावर जिला कलेक्टर ने आज नवाचार करते हुए रास्ता खोलो अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत काश्तकारों व आमजन को राहत मिलेगी, वहीं अब हर खेत लहराएगा और हर खेत रास्ता पहुंचेगा। यह अभियान विशेष घर ग्रामीण आबादी और खेतों के लिए शुरू किया गया है, जिसमें ग्रामीणों को अपने खेतों तक पहुंचाने का रास्ता सुलभ हो सके। जिला कलेक्टर महेंद्र खंडागावत ने बताया कि यह विधिक प्रक्रिया के तहत रास्ते खोले जाएंगे और इनको राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जाएगा। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी गौरव बुढ़ानिया ने बताया कि आए दिन न्यायालयों में रास्ते खोलने व रास्ते उपलब्ध करवाने के मामलों को लेकर विवाद चलते रहते हैं और कई वर्षों तक विवाद निपट नहीं पाते। ऐसी स्थिति में उन्होंने बताया कि अब अदालत काश्तकारों के पास पहुंचेगी और उन्हीं से बंद रास्तों को खुलवाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने भी जिला कलेक्टर द्वारा चलाए गए नवाचार रास्ता खोलो अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब ग्रामीणों को राहत मिलेगी और काश्तकारों को अपने खेत तक पहुंचने का सुगम रास्ता उपलब्ध हो पाएगा। शुरुआत की गई है, अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया, इसके बारे में ये सिर्फ ब्यावर की समस्या नहीं है, ये पूरे राजस्थान के हर जिले की समस्या है। लोगों को खेत के लिए रास्ते नहीं मिल रहे हैं और फसल बर्बाद हो रही है। जब ब्यावर जिले के अंदर हर तहसील के अंदर हर उपखंड में और गाँवों में लोगों के सैकड़ों मामले ऐसे आ रहे हैं कि साहब रास्ता नहीं है। तो हमारे SDM साहब ने इसकी एक योजना बनाई कि क्यों ना पूरे के पूरे ब्यावर के अंदर जो भी रास्ते की समस्या है उसको समाप्त किया जाए और लोगों को रास्ता दिया जाए और विधिक रूप से दिया जाए। तो इसलिए हमने पूरे ब्यावर जिले के काश्तकारों की और आम पब्लिक की समस्याओं के समाधान के लिए आज 3 दिसंबर से रास्ता खोलो अभियान शुरू किया है और पूरे ब्यावर जिले के अंदर हम लगभग
2 से 2,500 काश्तकारों लोगों को रास्ता देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी राहत काश्तकारों को मिलेगी और आम लोगों को मिलेगी। इसके अंदर हम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131(1) के तहत रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत उनको रास्ता खुलवाया जाएगा। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(1) के तहत रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा और मुख्य ग्राम बाड़िया ढाणी के जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में भी अंकन किया जाएगा। कदीमी रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ते जो मौके पर बंद है उन रास्तों को भी खुलवाया जाएगा। नरेगा द्वारा निर्मित रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। कृषि भूमियों पर आवागमन हेतु सार्वजनिक रास्तों का रिकॉर्ड में अंकन किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि ये आम काम नहीं है, ये एक विशेष काम है कि उनको एक विधिक रूप से एक रास्ता दिया जाएगा जो हमेशा के लिए उन लोगों के काम आएगा। ये सीधा ब्यावर जिले के काश्तकारों को और उसकी आम जनता को एक सीधा लाभ देने की कोशिश की गई है जिला प्रशासन की तरफ से और ये एक नवाचार है। मुझे उम्मीद है कि 2-2,500 रास्ते अगर हम इनको दे रहे हैं, इससे उनकी बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लोगों की फसलें खड़ी है लेकिन पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो एक अच्छा कदम है किसानों से सीधे उनकी समस्याओं के समाधान करने के लिए। इस बारे में और अगर कोई लाइट डालेंगे तो मैं एसडीएम साहब से कहूँगा, वो आपको इस बारे में और बता देंगे। नमस्कार। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे दिन ब दिन जोर छोटी होती जा रही है, तो रास्तों के विवाद बहुत सारे आ रहे हैं। उसके अलावा हमारी कई पीडब्ल्यूडी की, मनरेगा की ऐसी सड़कें हैं जो मौके पे तो स्थित है लेकिन वो रिकॉर्ड के अंदर मेंशन नहीं है, तो उसकी वजह से बहुत सारे वाद विवाद हमारे सामने आते हैं और काश्तकार को हमारे कोर्ट में आके उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है कि मुझे मेरे खेत के लिए रास्ता चाहिए। लेकिन अब जो हमारे माननीय जिला कलेक्टर साहब हैं, उनके मतलब मार्गदर्शन में हम अदालत को ही किसान के पास ले जा रहे हैं। अदालत उनके पास जाके पूछ रही है, आपको यदि किसान के ये रास्ते की कोई दिक्कत है तो आप हमें बताओ, हम उसके लिए जो विधिक रूप से उनको एकदम रास्ता देंगे, उसको रास्ते को तरमीम करेंगे ताकि भविष्य में कोई उस प्रकार की दिक्कत नहीं आए। तो जैसा कि सर ने पहले ही बताया था कि जो धारा 131-32 है, धारा जो 251 है, 251A है, इन तीनों धाराओं के अंदर जो भी हमारे कोर्ट की प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए रास्ता देंगे। लेकिन इसके काश्तकार को एक फ़ायदा होगा, एक तो उसे कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा, उसका एक लंबा समय ज़ाया नहीं होगा और उसको रास्ता भी मिल जाएगा। तो ये अभियान हम 3 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और अगले 1 महीने तक ये इस अभियान को पूरा कंटिन्यू रखेंगे। और इस दौरान हम हर जो हमारे उपखंड है, 6 उपखंड है, सभी उपखंडों में हमारा टारगेट है कि लगभग हर उपखंड को हमने टारगेट दिया कि 150 से 200 रास्ते खोलने, जिससे हर रास्ते पे 10 से 20 किसानों को फायदा होगा। तो हम 2 से 2,500 जो काश्तकार हैं उनको ना मतलब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उनको वो फायदा मिलेगा और उनके लिए सबसे मेन बात है कि उन्हें अदालत नहीं आना पड़ेगा, अदालत उनके पास जाके रास्ता देगी। तो उम्मीद है कि भविष्य में आने वाले विवाद इससे काफ़ी कम होंगे। जैसा कि कई बार देखने को मिलता है कि काफ़ी फौजदारी मुकाबले जो मामले हैं वो भी रास्ते की वजह से होते हैं, तो उन सब का यदि हम समाधान कर पाते हैं तो ये हमारी एक इसमें जीत होगी। इस अभियान के तहत अभी भी बहुत सारे काश्तकारों की शिकायत आती है कि साहब हमारा रास्ता नहीं खुला हुआ है, और बहुत सारी ये हमारे को पता चलती है कि मौके पे सड़क बनी हुई है, मौके पे बॉर्डर डला हुआ है, रास्ता चालू है, लेकिन रिकॉर्ड में वो ज़मीन सिवाय चक है। तो धारा 131 के तहत हम उनको भी राजस्व रिकॉर्ड में इंदराज करेंगे, इससे भी काफ़ी मतलब राहत मिलती है। आपके माध्यम से मैं आम काश्तकारों से भी अपील करना चाहता हूं कि ऐसे प्रकरण हमारे ध्यान में लाएं। हालांकि हम हमारी रेवेन्यू की टीम को लगा करके मुस्तैदी से हम 3-4 हज़ार रास्तों का अंकन करेंगे, लेकिन आम काश्तकार यदि हमारे को नॉलेज में डाल दे इस तरह के प्रकरणों को, तो हम उनको टेकअप करके और आदेश जारी करके रिकॉर्ड में अंकन कर देंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न केवल भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बल्कि एक प्रख्यात अधिवक्ता भी थे। उनकी जयंती को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाना उनके योगदान को सम्मानित करने का एक तरीका है।
यह दिन अधिवक्ताओं के संघर्ष, उनकी कड़ी मेहनत और न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका की सराहना करता है। धनवीर सिंह, तहसीलदार कस्या, राजेश प्रताप राव और बंटी राव ने कहा कि अधिवक्ता समाज के लिए सिर्फ कानून की रक्षा करने वाले नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने का माध्यम भी है। इसी के साथ साथ विनय मिश्रा, राम नरेश राय, राघवेंद्र सिंह, रामचंद्र चौहान, सुरेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान अधिवक्ताओं से प्रेरणा लेते हैं और समाज में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अधिवक्ता दिवस न केवल हमारे समाज में अधिवक्ताओं की अहमियत को रेखांकित करता है, बल्कि हमें न्याय और सत्य की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भी देता है। इस विशेष दिन पर हम सभी अधिवक्ताओं को उनके योगदान के लिए कृत संकल्पित होना पड़ेगा। इसी के साथ आज के विशेष कवरेज में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल सच्ची रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजेंद्र सिंह, पुलिस आयुक्त जोधपुर व राष्ट्रीय राज पुलिस उपायुक्त जोधपुर पश्चिम के निर्देशन में एवं निशांत भारद्वाज, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोधपुर के सुपरविजन में आज दिनांक 2 दिसंबर 2024 को मिशन संकल्प के तहत और नशा मुक्ति के संबंध में पोस्टर विमोचन किया जाकर अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान जोधपुर शहर में युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति को जड़ से समाप्त करने हेतु एक समग्र प्रयास है। इससे बहुआयामी मिशन में जिला जोधपुर पश्चिम पुलिस आयुक्तालय जोधपुर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सहायक औषधि नियंत्रक, नशा मुक्ति केंद्र, प्रेस क्लब जोधपुर सहयोगी भूमिका में रहेंगे। मिशन संकल्प के तहत निम्न बिंदुओं पर एकीकृत प्रयास किए जाएंगे। पहला, एनडीपीएस एक्ट में अधिकाधिक कार्रवाई, वांछित अपराधियों की धरपकड़ और ड्रग्स की सप्लाई चेन को तोड़ते हेतु विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। जिला जोधपुर पश्चिम में अब तक एनडीपीएस एक्ट में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पिछले वर्ष 2023-77 की तुलना में अब तक 2024 99 कार्रवाई की गई है, जो पिछले वर्ष से 20.77% अधिक है। इसी प्रकार निरंतर कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जोधपुर में खासकर पश्चिम जिले में नशे की प्रवृत्ति को जड़ से रोकने के लिए, हटाने के लिए आज हम एक विशेष अभियान मिशन संकल्प के नाम से शुरुआत कर रहे हैं। ये एक मल्टी स्टेक होल्डर अभियान है, जिसमें अलग अलग जो प्रशासन के जो विभाग हैं, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग हो, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, एनसीबी हो गया, असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर साहब हो गए, इन सब के साथ मिलकर ये मल्टी स्टेक होल्डर अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के 6 मुख्य स्तंभ रहेंगे। पहला स्तंभ है वांछित अपराधियों की धरपकड़ एनडीपीएस एक्ट के अंदर और ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करना, और साथ ही साथ जो ड्रग्स का एक पूरा जो सप्लाई चेन है उसको तोड़ना। इसमें हमने काफी योजनाबद्ध तरीके से अलग अलग लेवल के जो सप्लायर्स है, चाहे वो बड़े सप्लायर्स है, चाहे वो मीडियम लेवल के सप्लायर्स है, चाहे वो बिल्कुल रिटेल लेवल के जो सप्लायर्स है, उनको चिन्हित किया है और उनके ऊपर हम रेगुलर कार्रवाई करते रहेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने पूरे जिले में इस तरीके का एरिया डोमिनेशन चलाया था, और खासकर कुछ जो एरियाज है जो कि एनडीपीएस के हिसाब से ज्यादा सक्रिय रहते हैं, वहां पर विशेषकर ध्यान देकर, जैसे राजीव गांधी नगर हो गया, धवा हो गया, पीच हो गई, वहां पर काफी फोकस तरीके से एरिया डोमिनेशन चलाया था कुछ दिन पहले, और जो रिटेल लेवल के सप्लायर्स उनको हमने टारगेट किया था और काफी अच्छी कार्रवाई की थी कुछ दिन पहले। ऐसी कार्रवाई हम भविष्य में भी जारी रखेंगे। इसके अलावा असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर जो हैं, उनके साथ मिलकर जितनी भी दवा की दुकानें हैं उनका हम रेगुलर इंस्पेक्शन करेंगे, ऑडिट करेंगे, निरीक्षण करेंगे, ताकि जो भी प्रतिबंधित दवाएं हैं उनका सेल विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ना हो। जो चौथा स्तंभ रहेगा इस अभियान का, वो रहेगा नशा मुक्ति केंद्र का संचालन सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, उसको सुनिश्चित करना। इस स्तंभ को लेकर जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है उनके साथ मिलकर हम इनका रेगुलर निरीक्षण करेंगे। खासकर ऐसे लोग जिनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हुआ है, जिनकी प्रॉपर काउंसलिंग हुई है और वो नशा मुक्ति केंद्र जाकर उनके जीवन में सुधार आया है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करेंगे, उनके इंटरव्यूज बनाएंगे, उनके डॉक्यू सीरीज बनाएंगे और उन लोगों को दिखाया जाएगा जो कि नशा के सेवन की ओर अग्रसर हैं या उस दिशा में जा रहे हैं, ताकि उनके लिए एक रोल मॉडल ये लोग बने और उन्हें पता हो कि भाई अगर हेल्प मिले, प्रॉपर काउंसलिंग हो और सही तरीके से उनका रिहैबिलिटेशन हो, तो वो नशा के चंगुल से बाहर निकल सकते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शहर के महामंदिर थाना क्षेत्र में शनिवार आधी रात को कुछ बदमाशों ने मोहन नगर बीजेएस कॉलोनी में मिलकर
1 दर्जन से ज्यादा कारों के शीशे फोड़कर उत्पात मचवाया। सुबह पता लगने पर क्षेत्रवासियों ने घटना को लेकर अपना रोष जाहिर करते हुए एक संयुक्त रिपोर्ट थाने में दी। घटना को लेकर पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की तलाश में जुटी है। 2 बाइक पर 5 लोग सवार बताए गए हैं। थानाधिकारी शिवलाल मीणा ने बताया कि मोहन नगर बी बीजेएस कॉलोनी में रात 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 बाइक पर 5 लोग सवार होकर आए। एक बाइक पर 2 व दूसरी पर 3 लोग सवार थे। इन लोगों द्वारा लोगों की घरों के बाहर खड़ी कारों के शीशे फोड़ने शुरू कर दिए। ईंट पत्थरों से गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। थानाधिकारी मीणा ने बताया कि मामले को लेकर मोहल्ले वासियों की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। सीसीटीवी फुटेज से बदमाशों की पहचान कर तलाश की जा रही है। फुटेज में उनके चेहरे साफ तौर पर अभी नजर नहीं आए हैं, लेकिन जल्द ही पता लगा लिया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का अपमान करने सहित अन्य मुद्दों को लेकर कल जाट समाज की महापंचायत का आयोजन करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के राजीव गांधी नगर थाने में जाट समाज विकास संस्थान ने जबरन महापंचायत बुलाने और वसूली करने का आरोप लगाते हुए संस्थान के पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। थानाधिकारी देवीचंद ढाका के अनुसार जाट समाज विकास संस्थान अन्ना झंडा मोकलावास के सदस्य भवनलाल साई ने बताया कि संस्थान के पदाधिकारियों ने समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से बार बार जाट महापंचायत करने की अपील की थी। आरोप है कि महापंचायत के नाम पर पैसे भी मांगे गए, बिना अनुमति के संस्थान में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया। इसकी वजह से समाज में आपसी झगड़े भी होने की आशंका है। खिमसर उपचुनाव के परिणाम के बाद एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें हनुमान बेनीवाल की पत्नी की हार पर कुछ अपशब्द कहे जा रहे हैं। संपत पुनिया ने यह ऑडियो जनादेश सरपंच भवनलाल साई का होने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किए थे। साथ में 1 दिसंबर को महापंचायत का आह्वान किया था। इसके तहत अन्ना झरना स्थित समाज के संस्थान में रविवार सुबह लोग एकत्रित भी हुए, लेकिन बाद में पुलिस ने उन्हें हटा दिया। वो रात को पुनिया की प्याऊ में जमा हुए। हाथ में लाडू जिमावे है, अगर जिमी जे जनो तो आ बेड़ा है, ये जनो मैं कही और थे सुनियो। बेलियो देखो पल्लो बिछाने आप हाथ रखिए। सतुराम जी पेट बूढ़ा आदमी है, और अगर कोई माँ जातनी रो जायो है तो वो आदमी अजे आवे घेरे आयो और माँ जायो। अगर तू करो या कि तू तक कर दी तो भाई पाछो जाटो रे काम नहीं पड़ेला। ये बेरोजगारी लियोड़ा हाथों में फिरोला। आज हमारे संपत्ति बीच में बात करी थी कि भाई जोगाराम जी ने और किन्हीं दोस्त नहीं देना, दोस्त आपन देना कि जाट एक बार धन भगत जी मंदिर में मैं तो नहीं रहूं, पर भगत जी मंदिर में भेड़ा होया और संकल्प लेने उठिया कि भाई आप अपन आदमी व्यक्ति बनावो। जाटो ने अपन टिकट नहीं मिलियो, जाटो रो टिकट किसी नहीं काटियो, जाटो ही। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।